नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम हर्षकालीन शासन प्रबंधन की बात कर रहे थे। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम शासन प्रबंधन के अंतर्गत सेना, इसके अतिरिक्त साम्राज्य के जो भाग थे और इसके अतिरिक्त करों आदि के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम हर्षकालीन समय की जो सेना थी उसके विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हेनसांग ये कहता है कि प्रारंभ में हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। परंतु जब उसने साम्राज्य विस्तार किया उत्तर भारत में, तो साम्राज्य विस्तार के पश्चात उसके पास लगभग 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार और इससे भी कहीं अधिक अर्थात लाखों की संख्या में पैदल सैनिक हो गए थे। इस प्रकार से हर्ष की सेना एक विशाल सेना बन गई थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हाथियों की सेना का प्रमुख होता था उसे महापेलुपति कहा जाता था। यद्यपि आपके राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत ये चीज़ें नहीं दी हुई है, परंतु एडिशनल में आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे महापेलुपति कहा जाता था, जो हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। जो घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था उसे वृद्धेश्वर कहा जाता था, और जो पैदल सैनिक जो टुकड़ियां होती थी या पैदल सैनिकों की जो सेना होती थी उसका जो प्रमुख होता था उसे बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। इस प्रकार से ये अलग अलग सेनाओं के अलग अलग भागों के प्रमुख होते थे, और जो संपूर्ण सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो सैन्य अधिकारी होता था संपूर्ण सेना का, उसे महासेनापति कहा जाता था। इस प्रकार से हर्ष की एक विशाल सेना थी हर्ष के पास, और इसके साथ साथ साधारण जो सैनिक थे या जो पुलिसकर्मी होते थे उन्हें चाट एवं भाट कहा जाता था। तो ये तो हुई सेना की बात। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साम्राज्य के भागों की। तो देखिए, यहाँ पर जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है उसके अंतर्गत प्रांत और भुक्ति अलग अलग बताए गए हैं। वास्तविकता ये है कि गुप्तोत्तर काल में प्रांत को ही भुक्ति कहा गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो हर्ष के समय जो साम्राज्य था वो प्रांतों या भुक्तियों में विभाजित था, और भुक्ति विषयों में विभाजित थी और विषय ग्रामों में विभाजित थी। तो यहाँ पर भुक्ति यानी कि प्रांत और भुक्ति को यदि एक हम माने, एक यूनिट माने, तो यहाँ पर दोनों के बीच में, ग्राम और भुक्ति के बीच में एक नई यूनिट आती है, वो है विषय, जिसे हम जिले मान सकते हैं। प्रांत यानी कि राज्य, भुक्ति का अर्थ भी राज्य ही हो। तो यहाँ पर प्रांत जो थे, जो भुक्तियां थी, वो विषय में विभाजित थी और विषय ग्रामों में विभाजित थी। इस प्रकार से ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, और ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामक्ष पटलिक कहलाता था। और इसके साथ साथ इसकी सहायता के लिए, ग्रामक्ष पटलिक की सहायता के लिए कुछ लेखक होते थे, अनेक लेखक होते थे जिन्हें कर्णिक कहा जाता था। तो इस प्रकार से और देखा जाए तो विषय का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते थे, और जो भुक्ति या प्रांत का जो प्रमुख होता था उसे उपरिक या राजस्थानीय कहा जाता था। संभवतः छोटे प्रांतों का प्रमुख उपरिक कहलाता था और बड़े प्रांतों का प्रमुख राजस्थानीय कहलाता था। यद्यपि आपके राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में दिया हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ पर एडिशनल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन तो कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्व के स्रोतों की। देखिए, जो हर्षकालीन अभिलेख हैं उनसे हमें 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के कर कौन कौन से? भाग, हिरण्य और बलि। भाग जो था वो एक प्रकार से भूमि कर था, और राज्य द्वारा किसानों से उनकी कुल उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। दूसरा है आपके हिरण्य। हिरण्य एक प्रकार का नकद कर था, जो संभवतः राज्य के जो व्यापारी थे उनसे ये लिया जाता था। राज्य के व्यापारी जो नकद कर के रूप में देते थे उसे हिरण्य कहा जाता था राज्य को।
नेक्स्ट है बलि। बलि एक प्रकार का संभवतः धार्मिक कर था। बलि की चर्चा हमने पहले भी की थी, ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक काल के अंतर्गत भी हमने बात की थी बलि के बारे में, मौर्य काल में भी हमने बात की थी कि बलि जो है वो ऋग्वेदिक काल में एक स्वैच्छिक कर था, उत्तर वैदिक काल में एक अनिवार्य कर बन गया और मौर्य काल में आते आते यह एक धार्मिक कर बन गया था। तब से ये एक धार्मिक कर ही रहा था। तो हर्ष के समय भी बलि एक धार्मिक कर ही था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि राज्य के नागरिकों से अनिवार्यतः श्रम भी करवाया जाता था, अर्थात उनसे अनिवार्य तौर पर काम भी करवाया जाता था, उन्हें करना ही पड़ता था यदि राज्य उनको काम करने के लिए कहे तो। लेकिन ये बेगार के रूप में नहीं होता था, बल्कि इसके लिए उन्हें अलग से पारिश्रमिक दिया जाता था। और राज्य की आय को हर्ष ने 4 भागों में बांट रखा था। जो कुल आय होती थी राज्य में, उस आय को वह 4 भागों में विभाजित कर रखा था हर्ष ने। पहला जो भाग था वो राजकार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। एक भाग राजकार्यों के लिए निश्चित था, तो दूसरा भाग राज्य के कर्मचारियों और मंत्रियों को वेतन देने के लिए निश्चित था। तीसरा जो भाग था वो सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने या उन्हें पुरस्कार देने के लिए ये भाग होता था। और जो चौथा भाग था वो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए होता था। तो इस प्रकार से राज्य की आय को उसने 4 भागों में बांट रखा था और इसी प्रकार से वो उसका उपयोग करता था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दंड विधान की। तो देखिए हर्ष के समय दंड विधान अधिक कठोर नहीं था, अधिक कठोर दंड नहीं दिए जाते थे। इसके साथ साथ शारीरिक दंड बहुत कम दिए जाते थे और अपराधी का यदि अपराध साबित होता था तो उसे देश निर्वासन यानी कि देश निकाला जैसे दंड दिए जाते थे। मृत्यु दंड नहीं दिए जाते थे, लगभग नगण्य के बराबर ही दिए जाते थे, अर्थात बहुत ही कम मामलों में मृत्यु दंड दिया जाता था। और इस प्रकार से अधिक यंत्रणा भी अपराधियों को नहीं दी जाती थी। अपराध स्वीकार करने के लिए शपथ या पवित्र शपथ या परीक्षा के द्वारा उनकी जांच की जाती थी। अपराध स्वीकार कराने के लिए किसी प्रकार की शारीरिक यंत्रणा या दंड नहीं दिया जाता था। और इसके साथ साथ इस प्रकार से जो दंड विधान था वो काफी सरल था, कठोर दंड नहीं दिए जाते थे। और जो हर्ष के समय जो न्यायिक अधिकारी होते थे उन्हें दंड पाशिक कहा जाता था। तो आज हमने बात की सेना की, इसके अलावा साम्राज्य के भागों की, राज्य के आय की यानी कि राजस्व के स्रोतों की और इसके साथ साथ दंड व्यवस्था की। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेन्सांग द्वारा उस समय का तत्कालीन समय का जो विवरण दिया गया है, जो सामाजिक स्थिति आदि के बारे में बताया गया है, आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।